नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारे सहयोगी संवाददाता हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक करेंगे पहली खबर की तरफ, जहां इजरायल और हमास में चल रही जंग के बीच में 2 दिन का विराम लग गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार कुमार। हमास के 4 दिनों के इस युद्ध विराम में अंतिम दिन है आज। बता दें कि इस दौरान कतर के विदेश मंत्रालय से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से इन दोनों के बीच में जो 4 दिनों का युद्ध विराम दिया गया था, उसमें 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। बता दें कि दोनों पक्षों के बीच में ये 4 दिनों का युद्ध विराम था, जिसके तौर पर अब कतर के विदेश मंत्रालय से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जिसमें ये 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि अब 2 दिन और इस महायुद्ध विराम को राहत मिलेगी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर लिखा कि गाजा पट्टी पर मानवीय युद्ध विराम बढ़ाने के लिए समझौता हो गया है। अब इसे 2 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कतर घोषणा करता है कि इस चल रहे मध्यमता के तहत गाजा पट्टी के मानवीय संघर्ष विराम को 2 दिन और के लिए बढ़ाने का समझौता हो गया है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 15,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 2 महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि इजराइल में लगभग 1200 लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच में जो ये 4 दिन का युद्ध विराम लगा था, इसके तौर पर अब कतर के विदेश मंत्रालय से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें अब ये 4 दिनों के युद्ध विराम में 2 दिन और जोड़ दिए गए हैं। अब ये जो 4 दिनों का ये युद्ध विराम था, अभी इसमें 6 दिन हो गए हैं। आज ये बड़े तौर पर ये बयान सामने आया है, जो कि आज चौथे दिन का आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने जो 4 दिन का युद्ध विराम था, इसमें 2 दिन और बढ़ा दिए गए। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। देहरादून में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की 6वीं बैठक शुरू की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार गुप्ता। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की 6वीं बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून से शुरुआत हो चुकी है और इसमें करीब 50 से अधिक देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो उत्तराखंड पहुंच गए हैं। और इसके पहले दिन अगर बात की जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, और साथ साथ जितने भी कहा जा सकता है जो अधिकारी हैं प्रदेश के वो मौजूद थे, और जो स्कॉलर्स हैं विश्व भर से वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल लिया गया कि किस तरह से जो भूस्खलन के कारण जो क्षति पहुँचती है, उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड है एक बार फिर उठता है, फिर अपनी जो इकोनॉमी है फिर ठीक करता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कई जो डेलीगेट्स आए हुए थे विश्व भर से, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की कि किस तरह से वो उत्तरकाशी टनल हादसे में पल पल का जायजा ले रहे हैं, और साथ साथ उनके नेतृत्व से वो काफ़ी प्रसन्न हुए। वहीं अगर बात की जाए इस बैठक में तो 4 दिवसीय बैठक रहेगी, और इसमें तमाम जो डेलीगेट्स आए हैं या फिर विश्व भर से कहा जा सकता है जो आपदा में एक्सपर्ट है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, शोधकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, जो जिस तरह की आपदा से हम आने वाले समय में जूझ सकते हैं या फिर हम जूझ रहे हैं, उसकी जो कहा जा सकता है उसे बचाने के लिए किस तरह की जो तकनीकें हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। इस माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। अलीगढ़ के ब्राइट फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। ब्राइट फैक्ट्री में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला थाना बन्ना देवी इलाके के गूलर रोड शक्ति नगर स्थित श्री जी फैक्ट्री का है, जहां काम करते समय भट्टी पर एक मजदूरी की जलने के बाद उपचार कराने के दौरान मौत हो गई। इधर पूरे मामले में परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि जलने के बाद उसके रिश्तेदार की जानकारी किसी भी प्रकार से फैक्ट्री ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक के द्वारा उनको नहीं दी गई थी। तो वहीं आरोप है कि लगातार फैक्ट्री का मालिक और उसके ठेकेदार उसके भाई का उपचार निजी अस्पतालों में कराते फिर रहे थे। इसी दौरान उसके भाई की उपचार के दौरान मौत हो जाती है, जबकि 3 घंटे बाद फैक्ट्री में अन्य मजदूरों के द्वारा उनको जानकारी दी गई, जिसके उपरांत वे निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसके भाई की मौत हो गई थी। इधर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम हेतु देर रात ही मोर्चरी भेज दिया।
तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक के द्वारा इस घटना को उनसे छुपाया जा रहा था। 3 घंटे लगातार उनके बाद दौड़ भाग की गई, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनके रिश्तेदार की मौत हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं परिजनों ने साफ तौर पर फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले से इलाका पुलिस को अवगत कराया है। इधर पूरे मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो वहीं पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहबाज, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में रुक करेंगे अगली खबर की। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में एक भांजे ने अपने ही मामा की हत्या कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सुशील तिवारी। बिहार की सनक में चूर कमाल ने कर दी ही अपने मामा की हत्या। खबर गाजीपुर जिले से अंजना पर करंडा थाना का ये मामला था, जहां पर गला रेत कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज था उस अपराधी को ढूंढना। उसके बाद मुखबिर की सूचना मिलती है कि जिसने गला रेत कर की है हत्या, वो अपराधी बिहार के रास्ते भागने वाला था। उसके बाद पुलिस हो जाती है अपने अलर्ट मूड पर और परमेट के पास पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने देखा एक मोटरसाइकिल सवार सामने से आ रहा है। पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो वो पीछे से भागने लगा। के बाद करंडा थाने को सूचना दी जाती है, पुलिस घेराबंदी करती है। खुद को घिरता देख कमाल ने पुलिस पर कर दी फायरिंग और उसका दुस्साहस देखिए। उसके बाद पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई और वह गोली लगती है उसको और वह वहीं पर धर दबोच लिया जाता है। पल्सर बाइक भी पुलिस बरामद करती है, पिस्टल, 315 बोर में खोखा कारतूस भी पुलिस करती है बरामद और जिसने उसने हत्या की थी आला कत्ल भी पुलिस बरामद करती है। वो अपना जुर्म कबूल करता है कमाल और वो कहता है कि उसका मामा उसके आड़े आ रहा था, अतः मैंने सोचा क्यों ना अपने मामा को ही रास्ते से हटा दिया जाए और वहां पर फिर वह बहुत ही चालाकी से बिहार के रास्ते भागने वाला था कमाल। लेकिन पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज भी था जब उसने फायरिंग कर दी पुलिस पर। पुलिस अपने आत्म सुरक्षा में उस पर जवाबी कार्रवाई करती है और गोली लगती है कमाल को। गाजीपुर जिले के करंडा का जो मामला था, जहां पर अपराधी ने जो अपराध किया था वह बड़ा चैलेंज था पुलिस को, क्योंकि गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कमाल अपना जुर्म कबूलता है और वह कहता है कि वह अपने मामा को बहला फुसला कर लेकर जाता है और झोपड़ी के पास वहीं पर वो अपने मामा की कर देता है हत्या। और यह दर्दनाक हत्या थी। प्यार की सनक में चूर कमाल ने रिश्ते को किया तार तार और अपने ही मामा की कर दी हत्या। लेकिन पुलिस को मिलती है बड़ी सफलता। पुलिस ने किया है इस दर्दनाक घटना का पर्दाफाश। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाने के लिए अनेकों प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता। सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ब्रजेश पाठक के द्वारा लगातार स्वास्थ्य महकमे को पटरी पर लाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जिम्मेदारों को हिदायत भी उनके द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा लगातार बेपटरी पर है और वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दिए जा रहे हैं और इसको कड़ाई से पालन कराने के लिए लगातार वो अनेक प्रकार से दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों की बात करें या जिम्मेदारों की, वो इस पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं और उसको दरकिनार करते हुए मनमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं। एक ताजा मामला रायबरेली जिले का आया है, जहां पर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वाली एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अनाज ढोते हुए अपने घर का एमटी और ड्राइवर के द्वारा देखा जा सकता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, रायबरेली जिले के रोहनिया विकास खंड की एम्बुलेंस बताई जा रही है, जिसमें बोरी में अनाज भरकर उतारते हुए देखा जा रहा है और लोगों के द्वारा इस पर टिप्पणियां भी की जा रही हैं। बता दें, लगातार ऐसे मामले स्वास्थ्य महकमे के आए हैं जो लगातार स्वास्थ्य महकमे को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा है। चाहे जिले के एक प्राइवेट नर्सिंग होम की बात करें, जहां एक बच्चे को कैनुला लगाते समय उसका हाथ काटना पड़ा और लास्ट में उसकी मौत हो गई। हालांकि उस प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ यहां पर आई कमिश्नर रोशन जैकब के द्वारा जांच करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन पन्नों में दफन करके जांच फिर से प्राइवेट नर्सिंग होम को बहाल कर दिया और आज वो फिर से उसी तरह संचालित हो रहा है।
बात करें दवा जलाने की तो लगातार कई ऐसे मामले आए हैं जहां सीएचसी और पीएचसी पर दवा जलाने का वीडियो वायरल हुआ था और उसकी भी जांच हुई थी, लेकिन जांच मात्र कागजी पन्नों तक सिमट कर रह गई। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा किस तरह से मनमाने रवैये से रायबरेली में चल रहा है। एक वीडियो जब एम्बुलेंस से अनाज उतारते हुए और लादते हुए वायरल हुआ, इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप देखने को मिला। हालांकि बात करें सीएमओ की तो बीरेन्द्र सिंह के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जांच मात्र पन्नों तक ही दफन हो जाएगी या इन पर किसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, राजू। खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूट की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता वरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज नकाबपोश बदमाशों ने पीएनबी के मिनी ब्रांच से लूट की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दूं, औरंगाबाद थाना क्षेत्र इलाके में आज सुबह जब पीएनबी बैंक की मिनी ब्रांच खुली और जो वहां के कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे और बैंक में पैसे रखे थे, वहीं तमंचे के बल पर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बुलंदशहर एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में 6 टीमें को गठित किया गया है और अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल 6 टीम इस मामले में गठित की गई हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विकास चौबे। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण मामले में आज एक सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि एएसआई रिपोर्ट सौंपनी है, यानी कि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है एएसआई की, उसको जिला अदालत में सौंपना था, जिसको लेकर आज एएसआई ने जिला अदालत में एक अर्जी दी है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ऐसा कहा है कि जो जिला अदालत में जो रिपोर्ट सौंपनी है उसको लेकर उनको 21 दिन की और मोहलत दी जाए। इसको लेकर आज जो सुनवाई होनी थी वो टल गई। इसको लेकर अब कल सुनवाई होगी। इसके साथ ही साथ जो ज्ञानवापी प्रकरण मामले में जो अन्य वादी महिलाएं हैं, उन 5 वादी महिलाओं का एक और जो केस है वो भी कल सुना जाने वाला है। तो कल 2 बड़े मुकदमे जो है ज्ञानवापी प्रकरण मामले के, ये सुनने जाने वाले हैं वाराणसी की जिला अदालत में। देखना होगा कि कल क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन ये तो बहुत तस्वीर साफ है कि 100 दिनों से ऊपर तक सर्वे चला ज्ञानवापी प्रकरण मामले में। उसके बाद से जो एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट है उसको सौंपने के लिए जब एएसआई को 17 तारीख की मोहलत दी गई थी कि 17 नवंबर का आपको रिपोर्ट सौंपना है, लेकिन 17 नवंबर को एएसआई अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। तो उसके बाद से 10 दिन का और मोहलत दी गई थी कि आप 10 दिन बाद और अपना रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जो कि मोहलत आज खत्म हो गई थी। इसके बाद से एएसआई ने फिर एक अर्जी डाली है। उन्होंने 21 दिन का समय मांगा है कि हमको 21 दिन का वक्त दीजिए, इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट जो है दाखिल कर पाएंगे। जानकारी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट दाखिल करने में जो देरी हो रही है उसका मुख्य कारण जो है वो तकनीकी खामियां हैं, तकनीकी दिक्कत है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो हैदराबाद की लैब में जो रिपोर्ट तैयार हो रही है उसकी वजह से ये चीज़ों में दिक्कत आ रही है। अब देखना होगा कब तक रिपोर्ट सबमिट होती है और क्या कुछ यहाँ से निकलकर सामने आती हैं। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। अगली रिपोर्ट जालौन से है, जहां जालौन के एआरटीओ ऑफिस में लगातार दलील का मामला सामने आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में लगातार आरटीओ कार्यालय में दलाली की मिल रही शिकायतों का जिला अधिकारी ने लिया संज्ञान। आला अधिकारियों ने जिले के एआरटीओ कार्यालय में की छापेमारी के दौरान एआरटीओ कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूरा मामला जनपद जालौन के उरई शहर में स्थित एआरटीओ कार्यालय का है, जहां एआरटीओ कार्यालय में दलाली की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला अधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया है और जिला अधिकारी ने एडीएम नमामि गंगे विशाल यादव व सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए थे, जिसके अनुपालन में आज एडीएम नमामि गंगे व सिटी मजिस्ट्रेट ने एआरटीओ कार्यालय में पहुंचकर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान वहां संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे 3 लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। वहीं एआरटीओ कार्यालय में हुई छापेमारी के दौरान वहां पर हड़कंप मचा हुआ है तथा प्राप्त जानकारी के मुताबिक एआरटीओ कार्यालय में लगातार दलाली की मिल रही शिकायतों पर जिला अधिकारी के आदेश पर एडीएम नमामि गंगे व सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 3 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। दिल्ली में बारिश से कई इलाके बेहाल हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अजीत कुमार।
राजधानी दिल्ली में जहां बरसात ने एक और दिल्ली का मौसम सुहाना कर दिया है, दिल्ली के तापमान में गिरावट देखने को मिली है, वहीं इसी बरसात ने आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जी हां, दिल्ली के तमाम इलाकों में बरसात के बाद लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर वाहन चालकों को। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के कंझावला रोड में, और ये जो रोड है, इस रोड की तस्वीर देख करके आप खास साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से बरसात के बाद इस रोड की तस्वीर किस तरीके से बदली हुई है। और वाहन चालकों के लिए ये रोड इस समय दुर्घटना वाले रोड से कोई कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रोड की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर दुर्घटना की संभावना और अधिक बढ़ गई है। विशेषकर अगर मैं बात करूं दोपहिया वाहन चालकों के लिए, तो दोपहिया वाहनों को इस समय यहाँ जो है जिस तरीके से रोड की जो हालत हो गई है, वहाँ जो दुर्घटना का खतरा अधिक सताने लगा है। आपको बता दें कि ये कंझावला रोड है, मेन रोड है, जो एक तरफ जहाँ ये रोड एक तरफ कंझावला और जोंती होते हुए हरियाणा की ओर रोड जोड़ने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर ये जो रोड है, ये दूसरी ओर ये रोड रोहिणी की ओर भी जोड़ने का काम करता है। और इस बीच ये कई विधानसभाओं को भी रोड जोड़ने का काम करता है। और इतना ही नहीं, कंझावला जो वो एरिया जहां पर विशेषकर डीएम ऑफिस भी बना हुआ है, यहीं से इसी सड़क से तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी निकलते हैं। लेकिन कहा जा सकता है जिस तरीके से बरसात के बाद इस सड़क की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल निशान खड़े करने का काम कर रही है। खैर, बरसात के बाद इस रोड की स्थिति साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वाहन चालकों के लिए ये रोड दुर्घटना वाला रोड बना हुआ है, और कभी भी इस रोड पर दुर्घटना हो सकती है। जैसा कि कहा कि विशेषकर दोपहिया वाहनों के लिए ये रोड किसी खतरे से कम नहीं है। लिहाजा ज़रूरत है कि यहाँ पर प्रशासन ध्यान दे और इस पर आगे अपनी कार्रवाई करे। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।